हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल का प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 15%, 20% एवं 30% की क्रमिक छूट एक एकल छूट निम्नलिखित में से किसके समान है, यानी कि एकल छूट यहाँ से ज्ञात करना है। यहाँ से आपको हम बतलाए थे पिछले ही कुछ वीडियो में बहुत आसान तरीके से। तो कितना है, 3% है, कि 15% है, 20% है और एक तो 30% है। ठीक है, तो पहले इन दोनों का हम लोग निकालेंगे एकल छूट थी। कितना हो जाएगा, 15 और 20 का योग ये हो जाएगा 35, और माइनस का कर देंगे इन दोनों का गुणनफल और बटे में हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमारा जाएगा 35 और ये माइनस का ये 20, 5 100 और 5 जाए 15, यानी कि 3 आ जाएगा। यानी कि इसका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 32% आ जाएगा। ठीक है, अब 32 और कितना बचा यहाँ से 30% बचा है। तो इन दोनों को हम निकालेंगे हम लोग एकल छूट। तो 32 प्लस का 30 ये हो जाएगा हमारा 62%, और माइनस का हो जाएगा 32 इंटू का 30 और बटे में हो जाएगा 100। तो यहाँ से एक जो कैंसिल आउट, यानी कि ये 62% माइनस का ये 3 दूनी 6 और ये तीतरी के 9, यानी कि 9.6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा पॉइंट का 4, तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये 52.4 जो है वो इसका एकल छूट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश ने कपड़ों के व्यापार में 1 लाख रुपए निवेश किया। कुछ महीनों के बाद सुरेश 40,000 रुपये के साथ उसके व्यापार में जुड़ता है और वर्ष के अंत में उनके बीच कुल लाभ 3:1 अनुपात में बांटा जाता है। तब कितने महीने के बाद सुरेश व्यापार में जुड़ा होगा। ठीक है, यहाँ से रमेश जो वो 1 लाख लगाता है और ये 12 महीनों के लिए लगाता है, क्योंकि एक वर्ष में होता है 12 महीना। यहाँ से हो जाएगा 1 लाख और गुने का हो जाएगा ये 12 और बटे में यहाँ सुरेश जो है वो 40,000 रुपये लगाता है कुछ महीनों के बाद है। तो ऐसे ये 40,000 रुपये लगा रहा है सुरेश, और कुछ महीनों के बाद तो मान लेते हैं कि वो 1 महीने के बाद लगाता है। तो ये 12 माइनस का 1 और इनका कितना दिया है लाभों का अनुपात, ये देखिए 3:1 है, इनके 3/1 है। तो यहाँ से ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट और ये 3 चौके 12। ठीक है, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा ये 3 गुना होगा तो 10 बराबर में 12 माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे 1 का मान आ जाएगा 12 माइनस का 10, यानी कि 2 महीने के बाद सुरेश जो है वो इस व्यापार में शामिल हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार के पास 50 किलो सेब है, उसमें से कुछ से 10% हानि पर और शेष सेबों को 25% के लाभ पर बेचा। यदि उसे कुल 18% का लाभ हुआ है तब उसने हानि पर कितने सेब बेचे हैं। ठीक है, जैसे ओवरऑल कितना उसको हानि हुआ है, यहाँ से 18% का लाभ हुआ है ओवरऑल पर, यहाँ से 18% हो जाएगा ये लाभ होला। और पहले भी कितना है, पहले पे यहाँ से उसको 10% का हानि होता है, यानी कि यहाँ से हानि वाला जो है, हानि वाला वो यहाँ से ये 10% है। ठीक है, और ये 18% लाभ हो रहा है इसको ओवरऑल पर। और ये कितना है, यहाँ से दिया है कि वो शेष सेब को 25% के लाभ पर बेचता है। शेष सेब को बेच रहा है 25% के लाभ पर, जैसे लाभ वाला हो जाएगा। यहाँ से ये 25% है ये, और ये माइनस का है क्योंकि वृद्धि है, और यहाँ पर ये हानि वाला है। तो यहाँ से बना देंगे इसको एलिगेशन मेथड से। यहाँ से हमारा जाएगा 25 में से 18 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, और ये 18 और 10 का अंतर हो जाएगा ये 28 हो जाएगा। तो इनका आ जाए कितना, ये 7 को 28, यानी कि 1:4 में यह बेचा जा रहा है। तो हमारे उसमें कितने सेब हो जाएंगे, 4 और 1 5 हो जाएंगे हमारे अनुसार। जो कि प्रश्न में कितना दिया, ये दिया है 50 kg है, तो 1 का मान हो जाएगा यहाँ से 10 kg। तब बोला कि हानि वाला जो है वो कितने किलो बेचा गया है, तो हानि कितना है 1 है, यानी कि 1 बेचा गया है 10 kg पर। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज और कार द्वारा यात्रा का प्रति किलोमीटर खर्च क्रमशः 10 रुपया एवं 2 रुपया है। यदि कोई व्यक्ति 200 किलोमीटर की कुल यात्रा में से 1 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से पूरी करता है और शेष यात्रा को कार द्वारा पूरी करता है तो पूरी यात्रा का खर्च क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते कि हवाई जहाज का जो खर्च है वह है 100 रुपया। तो हवाई जहाज से द्वारा तय किया गया दूरी जो है वह है 1 से,
जैसे कार द्वारा कितना हो जाएगा दूरी, कार द्वारा यहाँ से दूरी हो जाएगा तय किया, वो जो कितना है टोटल, वो है 200 किलोमीटर, यानी कि 200 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब x किलोमीटर दूरी तय करिए हवाई जहाज द्वारा, तो कार द्वारा तय किया अगर 200 में से कुछ कम, तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है हवाई जहाज और कार द्वारा प्रति किलोमीटर खर्च है वो है 10 रुपये एवं 2 रुपये, यानी कि हवाई जहाज वाला जो खर्चा है 1 किलोमीटर का वो है 10 रुपया। तो 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुने का 10, यानी कि 10 x हो जाएगा इसका टोटल खर्चा, जबकि कार द्वारा कितना ये है 2 रुपया। तो यहाँ से 1 किलोमीटर का है 2 रुपया, तो यहाँ से हो जाएगा 200 माइनस का 1 किलोमीटर के लिए खर्च 2 इंटू का 200 माइनस का 1, यानी कि इसका खर्च हो जाएगा 400 माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 2x है। तब वो पूछा है क्या, पूछा यहाँ से कि उसकी पूरी यात्रा का खर्च क्या है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, ये 10x और प्लस का 4x, 400 माइनस का 2x, तो यहाँ से हो जाएगा टोटल खर्च वो हो जाएगा 10x प्लस का 400 माइनस का 2x, यहाँ से हो जाएगा ये 8x प्लस का 400 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव एक स्थान तक जाने और वापस आने में 10 घंटे लेती है तो स्थान की दूरी कितनी है। यहाँ से एक स्थान से जाने यानी कि धारा के अनुकूल और एक उसी स्थान से वापस आने की धारा के प्रतिकूल यहाँ से है। इनका टोटल टाइम जो दिया है वो यहाँ से दिया कितना कि 10 घंटा लेती है, तो धारा के अनुकूल कितना हो जाएगा, इसका रिलेटिव स्पीड ये हो जाएगा नाव की चाल प्लस का धारा की चाल, और मान लीजिए इसका स्थान की जो दूरी है वो है डी, तो यहाँ से दूरी तय करेगा और ये धारा की दिशा में कितना है, नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 और 2 12 हो जाएगा और प्लस के यहाँ से हो जाएगा डी और बटा में 10 का 2 का अंतर 8 हो जाएगा, बराबर के यहाँ से कितना लग रहा है 10 घंटे का समय लग रहा है, तो 12 8 का एलसीएम यहाँ से हो जाएगा 24, तो यहाँ से 24 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी कि 2D प्लस का 8 3 के 24 यानी कि 3D बराबर में हो जाएगा 10, तो 3 और 2 5D, तो ये जगह 5 दूनी 10D, यहाँ से डी कितना हो जाएगा, ये 24 दूनी 48 किलोमीटर जो है वो इस स्थान का दूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। और यहीं अगर पूछे तय की कुल दूरी कितनी है तो वो जगह 48 प्लस का 48 यानी कि 96 किलोमीटर हो जाता है, लेकिन पूछा कि एक स्थान से दूरी कितनी है तो 48 किलोमीटर ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साकेत ने 49,553 रुपये में एक स्कूटर खरीदा। उसने नगद 8,076 रुपये का भुगतान किया और शेष राशि का भुगतान 37 बराबर किस्तों में करने के लिए सहमत हुआ, तो प्रत्येक किस्तों की राशि क्या है। ठीक है, जैसे कितना है टोटल स्कूटर का क्रय मूल्य, स्कूटर के यहाँ से क्रय मूल्य जो है यानी कि टोटल मूल्य इसका वह है 49,553 रुपया है, जिसमें कि वो नगद कितना जमा कर दिया है, नगद यहाँ से जमा कर दिया है वो 8,076 रुपया, यानी कि 8,076 रुपये तो जमा कर दिया है, तो कितने अभी शेष उसको देना है, ये 13 में से 6 जाएगा 7, 14 में से 7 जाएगा 7 और ये 4 और ये 9 में से 8 जाएगा, यानी कि 41,477 रुपया जो वो उसको अभी देना है, और ये राशि को जो दे रहा है वो 37 बराबर किस्तों में दे रहा है, तो प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, तो ऐसे जगह प्रत्येक किस्त का मान वो हो जाएगा 41,477 और बॉटी में हो जाएगा कितना किस्त में चुका रहा है, 37 किस्तों में चुका रहा है, यहाँ से प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा ये 37 से कम 37 कितना बचा 4, तो ये हो जाएगा 44, तो 44 और ये 37 है, तो 37 से कम 37 अभी कितना हो जाए 44 में से 37 जाएगा तो 7 है। ठीक है, और ये 47 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74, तो 74 तो अभी बचा कितना 37, यानी कि ये हो जाएगा 1, यानी कि 11 से 21 रुपया प्रति किस्त का वो किस्त हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि वृत्त के छोटे चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, फिर वृत्त के बड़े खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमारा कोई एक तो वृत्त खंड है, इनके पहले वृत्त बना लेंगे। ये हो गया हमारा एक तो वृत्त जिसमें कि ये केंद्र हो गया और ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, ये ओ हमारा केंद्र हो गया,
जबकि यहाँ से दिया है कि एक वृत्त के एरिया जो है 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त का एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान दिया 1386। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1386 इंटू का ये पाई का मान 22/7 यानी कि 7/22 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22 और ये 11 के 11 2 11 दूनी 22 6 11 छक्के 66 और ये 6 दूनी 12 3 दूनी 6। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान हो जाएगा ये 70 21 7 42 और 2 44 441 हो जाएगा। यानी कि आर का मान ऐसा हो जाएगा √का 441 यानी कि ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ से आर का मान जो है वो है 21। ठीक है, तो साथियों हम जानते हैं कि वृत्तखंड का जो एरिया होता है वो होता है वृत्तखंड का एरिया, वो होता है हाफ इंटू का छोटी चाप की लंबाई इंटू का त्रिज्या होता है। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ इंटू का छोटी चाप की लंबाई कितना है, यहाँ से देखिए 22 सेंटीमीटर था, 22 इंटू का आर कितना निकल गया है 21 निकल गया है। तो यहाँ से हो जाएगा 11 दूनी 22 यानी कि हो जाएगा 11 के 11 11 दूनी 22 और 1 23 यानी कि 231 जो हो जाएगा वो हमारा ये वृत्तखंड का एरिया हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तब पूछा यहाँ से तो फिर वृत्त के बड़े खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि इस वाला क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा। तो अगर हम पूरे वृत्त के एरिया में से अगर हम इस छोटे वृत्त खंड का एरिया घटा देंगे तो हमारा जाएगा बड़े वृत्त खंड का एरिया। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट हो जाएगा बड़े वृत्त खंड का एरिया बराबर में ये दिया 1386 और माइनस का ये हो जाएगा 231। तो यहाँ से 6 में से 1 जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1 यानी कि 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा बड़े वृत्तखंड का एरिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्तखंड का व्यास यानी कि वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोई हमारा एक वृत्त है जिसमें कि यहाँ से दिया कि एक वृत्त एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि ए भी हमारा एक तो जीवा है, ये ए है और ये बी है और ओ मान लीजिए कि हमारा एक तो केंद्र है। जबकि यहाँ से दिया कि वृत्त के केंद्र से जीवा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि ये जो है जीवा वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये केंद्र से। यहाँ से ये लंब हो जाएगा, मान लीजिए कि ये सी है तो ओ सी जो लंब हो जाएगा ए बी पर, तो ये 2 बराबर भागों में बांट देगा। यहाँ से इसको बढ़ाएंगे एक टोटल ए बी की लंबाई कितना है, ए बी की लंबाई यहाँ से दिया कि है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, तो ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो ऐसे इसको मिला देंगे अगर हम, तो यहाँ से हो जाएगा ये वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। 90 डिग्री सामने जो भुजा होता है वो हमारा कर्ण होता है। तो यहाँ से हो जाएगा समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट से 5 12 और ये 13 की त्रिज्या यहाँ से आ जाएगा कितना 13 आ जाएगा। तो पूछा है क्या, पूछा है कि वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का व्यास कितना होता है, ये होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ से जो 2 गुने त्रिज्या कितना ज्ञात करिए 13, 13 दूनी 26 जो है वो इस वृत्त का व्यास है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तब 2 cos थीटा प्लस का 13 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से दिया है कि साइन थीटा का मान वो है 12/13 है। यहाँ से ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कौन, क्योंकि लंब बट्टा में कौन होता है साइन थीटा में। तो ठीक इसी प्रकार पर यहीं भी बढ़ जाएगा। तो 12 है 13 क्या मिसिंग है 5 मिसिंग है। तो यहाँ से आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर या जो भी हो। तो पूछा है कि इसका मान, यह पूछा कि 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा बराबर में होता है आधार बटा में लंब। तो यहाँ से हो जाएगा आधार ये 5 और लंब कितना है ये 12 है, प्लस का है 13 cos थीटा, तो 13 cos थीटा यानी कि आधार बटा में कर्ण। तो आधार हो जाएगा ये 5 और कर्ण कितना है 13 है। तो 13 से 13 कैंसिल आउट और ये 2 छक्के 12 यानी कि 5/6 और ये प्लस का 5, तो एलसीएम हो जाएगा 6 5 30, तो 30 से 5 35/6 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।